जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का सेट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले 2 सेट आपका चलाया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है और कैसे उसको बनाया जाता है। तो प्रश्न आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि x + 1/x बराबर 99 दिया हुआ है तो पूछा क्या है यहाँ पे कि 100x बटा 2x² प्लस 102x प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो सबसे पहले आप जो भी वैल्यू पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू क्या पूछा है कि 100x और बटा में क्या पूछ रहा है आपका 2x² और प्लस में है आपका 102x और प्लस में है 2। तो पूछ रहा है क्या इसका वैल्यू क्या होगा। और आपका दिया हुआ क्या है दोस्तों, तो x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो भी ये दिया हुआ है ना इसमें आप क्या कीजिए कि अंश और हर में x से भाग दे दीजिए। क्या करना है कि ये जो अंश है इसमें भी x से भाग देंगे और ये जो अंश है इसमें भी क्या करेंगे हम x से भाग दे देते हैं। सबसे पहला काम यही करना है। क्या करना है तो अंश और हर में x से भाग दे देना है। तो जब भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ 100x/x होगा तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में 100 बच जाएगा। उसी प्रकार अगर नीचे हम x से भाग देते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे x² है तो क्या हो जाएगा, सिंपल x बचेगा और 2 आगे है तो 2x हो गया। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 102x बटा में x तो x कैंसिल तो कितना बच जाएगा दोस्तों 102। उसी प्रकार यहाँ 2 है, हाँ 2 में हम x से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे 2/x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम और किस तरीका से लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा यानी माइंड लगाना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर हम 100 को 100 ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, यानी यहाँ से क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे तो क्या बचेगा, सिंपल यहाँ x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 51 और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1/x, ये नहीं बचेगा। अब देखिए इसी को सिर्फ लिखने का तरीका समझिए कैसे इसको लिखना है और उसको सोल्व करना है। तो ऊपर में आप क्या बचा है 100 और नीचे 2 को यानी यही रहने देते हैं, या इसको काट भी सकते थे, जैसे इसको काट ही दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 50 यानी 50 हो जाएगा। तो ऊपर अब कितना बच गया दोस्तों 50 और नीचे में देख रहे हैं क्या x आप प्लस 1/x आप प्लस क्या है आपका यहाँ पे 51। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया x + 1/x, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना x + 1/x बराबर 99। यही लाने के लिए हम क्या किए थे इसमें यानी x से भाग दिए थे। ठीक है, तो यानी इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कीजिए तो 50 ऊपर रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 99 आप प्लस में 51। देखिए आप जोड़िए तो ऊपर 50 और नीचे क्या हो जाएगा 9 1 10 की 0 और 9 5 14 और एक क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से कितना बार में कट जाएगा 15 3 बार में, यानी यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है आपका 1/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनाइएगा तो आप बहुत ही जल्दी ऐसे एडवांस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी में है, देख रहे हैं कि 1/3, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा जो भी ये भी एडवांस का ही है दोस्तों, सब घटांक एवं करने का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 किस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62, ठीक है, फिर है 4 के पावर 63 और प्लस में 4 के पावर 64। पूछ रहा है कि ये जो संख्या है ठीक है यह किससे विभाज्य होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कुछ कॉमन लेने का सोचिए। ठीक है, यानी चारों में से हम कैसी संख्या को निकाल सकते हैं जो सभी में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हम अगर 4 पे पावर 61 को अगर हम कॉमन लेते हैं सब में से तो सब में वह शामिल हो जाएगा, इसमें भी 61 शामिल होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। तो कॉमन लेके देख लीजिए आप, तो 4 के पावर 61 को क्या किया हम कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 61 इसमें से कॉमन ले लिए है तो 62 था यानी 61 निकल गया तो 1 बच रहा है ना, तो यानी क्या हो जाएगा 4 के पावर 1 या 4 ही लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ 4 के पावर क्या बच जाएगा 61 था 63 है तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा
यहाँ बच जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी सबसे पहला काम यही करना है। क्या करना है, तो जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें से ऐसा संख्या को यानी कॉमन लेना है जो सभी में शामिल होगा। कॉमन ले लिए और इस तरीका से लिख दिए। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, तो इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी 4 के पावर 61 को कुछ नहीं करना है। सोल्व क्या करना है, हमको ये वाला वैल्यू को सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, और 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना रहेगा, सेम 1 हो जाएगा। अगर 4 के पावर 2 करते हैं तो कितना होता है, 4 चौके 16, आपको पता होगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ अगर 4 के पावर 3 करेंगे, यानी 4 गुने 4 गुने 4, तो कितना के बराबर होगा, यह 64 के बराबर होगा। सब देख रहे हैं कि जोड़ में है, तो ये सभी संख्याओं को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, तो 4 के पावर 61, और या इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ब्रैकेट को, अब मल्टीप्लाई लिख देते हैं। अब देखिए जोड़िए इसको, तो 6 4 10, और 4 14, 1 15 की 5, और 6 1 7, 1 क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहीं से हमको यानी क्वेश्चन से यहाँ से आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 85 प्राप्त हो गया, यानी 85 प्राप्त हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। ऑप्शन में देखना है क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो देख रहे हैं क्या, सबसे पहला नंबर में ऑप्शन में क्या है, 17 है। फिर देख रहे हैं क्या, 3 है, और उसी प्रकार फिर क्या है, ये 11 है, और एक और संख्या है आपका 13। अब देखिए, अब ये सभी संख्याएं से क्या करना है, इस संख्या को डिवाइड करके देखना है, नहीं भाग करके देखना है, जिससे यानी चारों से कोई एक संख्या से अगर ये कट जाएगा, वही संख्या क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। क्या करना है, तो ये जो भी संख्या यहाँ प्राप्त हुआ है, यानी सभी का योगफल यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमको, 85 85 प्राप्त हुआ है। अब देखना क्या है कि ये जो चारों संख्या है 17, यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 17, 3, 11 और 31, अब इससे बारी बारी से अगर इसको हम भाग करके देखते हैं, यानी किससे यह डिवाइड हो जाता है पूरा, तो अगर करके देखिए चेक करके, तो यहाँ पे क्या है, अगर पहला नंबर 17, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से 85 क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या होगा, 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 और 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 को पूरा क्या करेगा, यह विभाज्य कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉमन को निकालना है। उसमें देखिए क्या कॉमन है, उसको बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। अगर वो कॉमन आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आप इस तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे उसको बनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पर संपूरक कोण से संबंधित यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा संपूरक कोण। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे इस तरह से संबंधित कोण से याद रखना है, एक संपूरक कोण और एक लंब पूरक कोण। ठीक है, ये दोनों में आप अंतर को सबसे पहले समझिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं और लंब पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर ये दोनों आप अगर जान जाइएगा या जानते रहिएगा तो इस तरह के प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो देखिए संपूरक कोण किसे कहा जाता है, तो ऐसा दो कोण जब भी रहेगा दोस्तों, ये दो कोणों का भी जोड़ा रहता है। ठीक है, दो कोण मिलके ही ये दोनों कोण का फॉर्मेशन करता है, यानी तैयार करता है। तो क्या बोलता है संपूरक कोण में, तो वैसा दो कोण जिसका योगफल जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया बात, नहीं आया तो समझिए। देखिए अगर मान लेते हैं एक कोण अगर ए है और एक कोण बी, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वह कितना के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया ना कि एक का मान कितना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो अगर ए का मान अगर 60 डिग्री है तो बी का मान कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तब ये क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तभी इसी को हम क्या कहेंगे, यानी दोनों कोण को 60 डिग्री को और 120 डिग्री को क्या कहेंगे कि यह कैसा कोण है, तो संपूरक कोण है। समझ में आ गया, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो ऐसा कोण का जोड़ा या पेयर जिसको जोड़ने पर कितना डिग्री के प्राप्त होता है, तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, अगर लंब पूरक कोण का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दो ऐसा कोण जब भी बनेगा दोनों दो कोण पे ही बनता है। ठीक है, तो लंब पूरक कोण क्या होगा, तो वैसा दो कोण जिसका योगफल जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। लंब से ही इसको याद कर सकते हैं। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो लंब जो बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, देखिए यहाँ पे अगर लंब डालते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि दो कोण जिसका योगफल कितना डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है, लंब
लंब पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लेते हैं इसी प्रकार एग्जाम्पल, तो ए प्लस बी जो होगा वह कितना के बराबर होगा, तो वह 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लीजिए, एक तो जैसे 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री जो होगा, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो ये जो दोनों कोण का जो पेयर है वह क्या कहलाएगा, लंब पूरक कोण कहलाएगा। समझ में आ गया दोनों, यानी अंतर यही पहले देखना है क्या कि इसका अगर योगफल समपूरक का देखते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री, और लंब पूरक का देखेंगे तो 90 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समपूरक कोण, तो समपूरक कोण कह रहा है यानी कि दो ऐसा कोण है जिसका योगफल कितने के बराबर है दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो बोलता है कि दोनों यानी कि दो समपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है। कितना का अंतर बोल रहा है, 44 डिग्री का अंतर। तो सिंपल क्या कीजिए, इसमें आप एक को अगर मान लेते हैं, हम एक कोण को देखिए, एक कोण को मान लीजिए, हम मान लिए थीटा, कितना है, एक कोण थीटा डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होगा, तो वह समपूरक कहलाएगा। तो दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर करने का मतलब क्या कि थीटा प्लस अगर हम 44 कर देंगे, ठीक है, थीटा प्लस 44 डिग्री और थीटा डिग्री, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यही क्वेश्चन बोला था कि एक कोण और दूसरे कोण का अंतर जो है वो कितना के बराबर है, 44 डिग्री के बराबर है। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा आप, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका थीटा का मान निकल जाएगा। पूछा क्या इसमें कि एक कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सोल्व कीजिए इसको, तो वो एक थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 थीटा, और 44 देख रहे हैं इधर प्लस में इस तरफ लेके चले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 44 यानी 2 थीटा जो होगा वह बराबर कितना का होगा, 180 में से 44 को घटाइए कितना आ जाएगा, तो 10 में से जाएगा 4, 6, यहाँ क्या बच जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 136। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो 136/2 बराबर हो जाएगा आपका 2 छक 12, और यहाँ बच जाएगा 1 और 2 8 16, यानी कितना डिग्री के बराबर है, तो 68 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगर दूसरा अगर पूछता है तो सिंपल क्या कीजिए, चाहे तो आप इसमें 44 ऐड कर दीजिए या 180 में से 68 को घटा दीजिए, आपका दूसरा कोण निकल जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, अगर ये पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या था, थीटा प्लस 44, तो थीटा की जगह पे 68 हो जाएगा और इसके जगह पे 44। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे अंतर दिया हुआ था, तो दूसरा कोण ये नहीं होगा आपका, 180 में से आप इसको घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, दूसरा कोण निकल जाएगा। चेक कर ही लीजिए, तो 180 माइनस 68, तो घटाते हैं तो 10 में से दोस्तों 8 जाएगा, 2 बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 112 डिग्री होगा। दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका, 112 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर, कि एक आदमी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ x से y की यात्रा करता है और x किलोमीटर प्रति घंटा गति के साथ y से यानी x पर यानी लौटता है। तो पूछता क्या है कि यदि औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ से स्टार्ट करता है अपना ट्रेवलिंग यानी यात्रा शुरू करता है, एक्स कोई स्थल था, यहाँ से एक आदमी स्टार्ट करता है जो कितना किलोमीटर से, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इधर जा रहा है। ठीक है, पहुँचता कहाँ पे है, वाई पे पहुँच जाता है। ठीक है, एक्स से शुरू किया, चाल क्या था उसका 70 किलोमीटर प्रति घंटा, पहुँचता है वाई के पास और फिर क्या बोलता है कि वाई से इधर आता है x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी इधर से आ रहा है कितना में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका चाल दिया हुआ नहीं है। तो और इसमें क्या दिया है कि दोनों का जो औसत जो चाल है, एवरेज जो इसका स्पीड है वो आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी x से y तक जाने में और y से x तक आने में जो उसका औसत गति है वह कितना के बराबर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो पूछा है कि जो ये आने वाला जो चाल है उसका यहाँ से यानी y से x के यानी यहाँ ये वाला चाल वह कितना है, यही प्रश्न में पूछा है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न अगर रहता है जाके आने वाला में, तो आप यहाँ से एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं
2s1 इंटू S2 बटा में हो जाएगा आपका S1 प्लस S2। क्या है फॉर्मूला? 2s1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2। यानी S1 कहने का मतलब क्या? पहला स्पीड जो जा रहा है, S2 का मतलब दूसरा स्पीड जिससे वह आ रहा है। S से हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको आप वैल्यू को पुट कीजिए और सोल्व कर दीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो सोल्व करके देखते हैं। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 80। इसके जगह पे 80 छोड़ देना है। अब देखिए 2 और S1 कितना है दोस्तों? 70 है, तो 70 लिख दिए। और इसका वैल्यू x था तो x कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 70 प्लस x है, काहे कि दूसरा स्पीड S2 है, वो कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगा और ये क्या हो जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या? 4x प्लस हो जाएगा 7 चौके 28, 280 के बराबर। उसी प्रकार 4x को इधर लेके आ जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3x बराबर 280। तो x बराबर 280 बटा 3। और किस में है? यह किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब इसे भाग देके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप भाग दीजिएगा, जो आंसर आएगा आप वह कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करना है? तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या कि जो एवरेज स्पीड होता है वो किसके इक्वल होता है? तो 2s1। ठीक है, यानी 2 इंटू में पहला स्पीड जाने वाला स्पीड और दूसरा नंबर S2 का मतलब आने वाला स्पीड, और बट्टा में दोनों स्पीड का योगफल यानी S1 प्लस S2। और उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ से आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं और वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अल्टरनेटिव टाइम एंड वर्क का एक टाइप है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि क्या है? दो व्यक्ति है ए और बी जो किसी काम को कर रहा है लेकिन एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है। तो बोलता है क्या कि यदि ए काम शुरू करता है तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अल्टरनेटिव वाले को ए बोल रहा है कि किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिनों में करता है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि ए और बी अगर काम शुरू कर रहा है लेकिन अल्टरनेटिव काम कर रहा है। अगर एक दिन ए करता है तो अगला दिन क्या करेगा? बी करेगा, यानी एक दिन छोड़ छोड़ के काम को करेगा। तो पूछा कि ए अगर काम शुरू करता है तो काम कितना दिनों में खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए, यानी कुल कार्य क्या है। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, वही क्या होता है? टोटल वर्क या कुल कार्य होता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, यानी इतना ही काम को करना है। कितना काम को? 60 जो है इसका काम को पूरा करना है। अब देखिए कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए कितना काम करता है एक दिन में और बी कितना काम करता है एक दिन में, यानी कैपेसिटी निकालिए उसका। तो कैसे निकालेंगे? 30 में भाग करेंगे, यानी 20 में 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी यहाँ पे लिख दीजिए। उसी प्रकार 30 से अगर 60 में भाग करेंगे तो 2, उसको यहाँ लिख लीजिए। यानी ए जो है इस काम का कितना भाग एक दिन में करता है? 3 भाग। उसी प्रकार बी जो है इस काम का कितना भाग कर देगा? 2 भाग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला कि काम जो है वह कैसा किया जा रहा है? छोड़ छोड़ के काम किया जा रहा है। छोड़ के करने का मतलब क्या कि अगर फर्स्ट डे देखते हैं, कहे कि शुरू किया है कौन? ए किया है, यानी फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो वह काम टोटल था वह 60, जिसका कितना भाग कर दिया? वह 3 भाग कर दिया। कौन कर दिया? ए कर दिया पहला दिन में। लेकिन दूसरा दिन अब जब आता है तो ए काम नहीं करता है, काम को वह छोड़ दिया। और वहां पे कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति। यानी सेकेंड डे देखते हैं अगर दूसरा दिन, तो दूसरा दिन कौन काम शुरू कर रहा है? बी, जो कि इसका कैपेसिटी कितना है करने का? 2 करने का है। यानी दूसरा दिन में बी कितना काम कर दिया? 2 कर दिया। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कि पहला दिन में ए किया 3 भाग और दूसरा दिन में बी किया 2 भाग। तो इस तरह से पता क्या चलता है कितना दिन काम हो गया? तो 2 दिन काम हो चुका है। यानी एक दिन ए किया और एक दिन बी। इस तरह से कितना दिन काम हुआ? टोटल 2 डेज। ठीक है, कितना दिन हो गया? 2 डेज हो गया है, जो कि कितना काम हो गया? अब ये देखिए, तो 3 दिन भाग ही किया, 2 भाग ही, तो टोटल कितना भाग हो गया? 5 भाग। यानी 2 दिन में कितना भाग हो जा रहा है? 5 भाग यहाँ पे काम समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इससे ही हमको यहाँ पे क्या करना है? रिलेट करना है, यानी ऐसा दिमाग लगाना है जैसे यहाँ टोटल काम कितना था? 60। टोटल काम कितना है? 60 है। और यहाँ से क्या होगा?
एक दिन में जो 2 दिन में, सॉरी 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो आप दिमाग लगाइए कि 5 से 60 कितना बार में कटता है, तो कॉमन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बार में कटेगा। तो जस्ट यही चीज़ क्या करना है दोस्तों, जितना यहाँ आएगा उससे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, ठीक है, क्या निकल गया, 12 दूनी 24। एंड टोटल जो होगा यह काम वह कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, आपका 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यानी ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया। अल्टरनेटिव प्रश्न जब भी आपको ऐसा पूछेगा तो आप इस तरीका से अलग अलग करके उसका आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है और पुरुषों का औसत वेतन 5200 रुपया है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। तो कंपनी में कितने पुरुष हैं, ये आपका दोस्तों एलिगेशन का प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन कि एक कर्मचारी यानी कंपनी में कर्मचारी जो है उसका औसत वेतन कितना है, 5,000 है। और जबकि पुरुष करने का मतलब क्या, मेल उसको कर देते हैं एम से इंडिकेट और वुमेन को कर देते हैं हम डब्ल्यू से, महिला को। अब इसमें बोलता है कि जो पुरुष है उसका जो औसत है वो कितना, सॉरी उसका जो वेतन है वो कितना है, 5200 है। और उसी प्रकार महिला का कितना है, 4200। ठीक है, अब बोलता है कि टोटल जो है सभी कर्मचारियों का उसका जो औसत वेतन है वह 5,000 है। यानी ये इसका और इसका ये जो बीच वाला है वह कितना है आपका दोस्तों, 5,000 है। यही वाला कॉमन कितना है, 5,000 है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको घटा के यहाँ लिखते हैं। एलिगेशन का यही मेथड होता है। तो सिंपल 5200 में से 5,000 को घटाइए, कितना मिल जाएगा, 200। उसी प्रकार यहाँ 4200 में से 5,000 को घटाएंगे, कितना मिल जाएगा, 800। इसको लिख लीजिए यहाँ। तो यह क्या निकलता है दोस्तों, आपका रेशियो निकलता है। ठीक है, क्या निकलेगा, रेशियो, जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसका रेशियो अनुपात निकल जाता है। तो इसको अगर और हम छोटा फॉर्म में करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 2 4 पे चल जाएगा, यानी 4:1। ठीक है, क्या निकल गया, रेशियो 4:1। यानी पुरुष कितना इसमें 4 है हिस्सा और वुमेन कितना है इसमें 1 है। तो पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या। तो देखिए सिंपल, जिसका पूछेगा उसको लिखते हैं ऊपर, टोटल के जोड़ के कहाँ लिखते हैं, नीचे। अनुपात का यही मेथड है, टोटल जिसको पूछेगा उसको ऊपर और टोटल के नीचे। तो 4 1 5 और जो भी इसका दिया हुआ रहता है, जैसे मैं सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 25 100 और 20 चौके 80। यानी इसमें कितना प्रतिशत पुरुष है, तो 80% इसमें पुरुष है। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं एलिगेशन लगाकर। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो पूछ रहा है क्या, कि इसमें कितने घन ऐसे हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगीन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दरोगा का मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसको देखिए सब बहुत ही ध्यानपूर्वक और इसको समझिए कैसे बनाया जाता है। तो इसको देखिए दोस्तों, 2 तरीका से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला के द्वारा और दूसरा इसका फिगर के द्वारा। तो सबसे पहले हम फार्मूला के द्वारा देख लेते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो जब भी इस तरह क्या कर रहेगा, तो इसमें क्या एक बड़ा सा फिगर बन रहा है, यानी बड़ा घन है, और फिर क्या कर रहा है, उसको छोटे छोटे घनों में काट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम n का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, n-2 और इंटू में आपका होता है 12। 2 सतहों वाला के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो n घटाओ 2 और गुना में हो जाएगा आपका 12। तो n कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने का एक सिंपल फार्मूला है कि बड़े घनों की संख्या भुजा। ठीक है, बड़े घन जो बन रहा है इसमें बड़े घनों की भुजा बटा जो छोटा घन है उसका भुजा से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा n का मान निकल जाएगा। तो n बराबर हम लिख सकते हैं बड़े घनों, यानी बड़ा घन की भुजा बटा में हो जाएगा छोटे घन की भुजा। ठीक है, यानी n बराबर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में बड़ा घन का भुजा और नीचे में छोटे घन का भुजा। देख रहे हैं कि बड़ा घन का जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है, 5, और 1-1 वाला में उसको बांट रहा है। तो 5/1 बराबर कितना के हो जाएगा, यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल ये जो वैल्यू n का निकला इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा 2 सतहों वाला रंगीन सतहों वाला घनों का संख्या का। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 घटाओ 2
गुना में 12 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाइएगा 3 गुने 12 बराबर कितना का होता है, तो 36 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़िए और 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे तो वह संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों HCF LCM का क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछेगा जिसमें जैसे 4, 5 और 6 है, यानी 3 संख्या है और इसको भाग देने पर यानी 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यानी एक संख्या है न्यूनतम संख्या जिसको 4, 5 और 6 से भाग करते हैं तो कितना कितना शेषफल प्राप्त होता है, तो 1, 2 और 3। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अंतर को देखिए कि पहले वाला से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अगर उसी प्रकार इसमें दूसरा में देखते हैं तो यहाँ पे 2 बच रहा था, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 आएगा इसका घटाने पर। उसी प्रकार तीसरा में देखते हैं तो 3 अगर शेषफल बच रहा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, यानी अंतर इसका देख रहे हैं तो 3। अब देखिए यहाँ जो तीनों संख्या से भाग देने पर ये तीनों का जो अंतर होगा वह क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। यही चीज सबसे पहले चेक करना है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। अगर दोस्तों अंतर आपका यहाँ पे इक्वल आएगा तभी इस तरह के प्रश्न को बनाना संभव है। अगर अंतर इक्वल नहीं आएगा तो इस तरह के प्रश्न को बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी अंतर समान भी नहीं भी रहता है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान देकर आप बनाइएगा। तो अगर अंतर समान है तो कैसे बनाते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो बोला है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या था। जब भी दोस्तों छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा। तो किसका एलसीएम निकालना है, तो जिससे भाग दिया जा रहा है। तो 4, 5 और 6 से भाग दिया जा रहा है तो इसका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम, यानी 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। कितना के बराबर होगा, तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा वह आपका 60 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसको जब इससे भाग देते हैं तो सबसे कितना कितना शेष बचना चाहिए। इसमें भाग देंगे 4 से तो 1 बचना चाहिए, 5 से देंगे तो 2 बचना चाहिए और 6 से देंगे तो 3 बचना चाहिए। तो अब देखिए जो अंतर प्राप्त हुआ है ना यहाँ पे 3, 3, 3, इसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है, कब घटाना है, जब बचेगा तब। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 60 में से 3 घटा दीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपका 57। तो दोस्तों यही एक ऐसा संख्या है 57 जिसको 4, 5 और अगर 6 से हम भाग देंगे तो क्रमशः इसका 1 शेष बचेगा, 5 से देंगे तो 2 बचेगा और 6। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी किसी कोई एक वृत्त है उसका त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर दिया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। सबसे हल्का क्वेश्चन है दोस्तों ये परसेंटेज का। कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल एक फॉर्मूला इसका होता है a + b + ab बटा 100। ठीक है, और इसी पे इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है। यानी एक ही चीज़ में अगर लगातार उसमें वृद्धि किया जाएगा या कमी किया जाएगा तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्त है उसका त्रिज्या में कर रहा है तो 50 + 50 प्लस में 50 गुने 50 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस सोल्व कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो सोल्व जब करेंगे दोस्तों तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आप 50 + 50 100, आप 25 जोड़ दीजिएगा तो 125%, यानी कितना का वृद्धि होगा, तो 125% का आपका इसमें वृद्धि होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन क्या है अगला कि यदि किसी संख्या में, यानी किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों परसेंटेज का है, यानी ये भी बेस्ड है परसेंटेज पे ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 75%, तो मान लीजिए वह संख्या x है तो x का 75% क्या होगा, तो x गुने 75 बटा 100। ठीक है, में 75 जोड़ने पर, यानी इसमें क्या बोल रहा है 75 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाता है। वही संख्या कौन, जो माने थे हम x माने हैं तो वही x यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। तब पूछता है कि वह संख्या क्या होगा। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। सोल्व करके देखते हैं तो काटिए इसको 25 से, तो 25 × 75, 25 100 के 100, इसको लेकर चले जाते हैं उस तरफ। तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों आपका 75 यानी 75 बराबर होगा x, प्लस था इधर आएगा तो माइनस में 3x/4। ठीक है, सोल्व
सॉल्व कीजिए तो यहाँ 75 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x बटा में 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, यानी x का जो संख्या है वह कितना है 300, जिसको क्या करेंगे अगर हम 75% निकालेंगे और उसमें हम 75 को जोड़ेंगे तो हमको संख्या कितना ही प्राप्त हो जाएगा 300 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। सब दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है, यही सब प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है परसेंटेज से संबंधित, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन रहेगा, माइंड लगाइएगा, जल्दी बनेगा। तो चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 11, और यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% के हानि पर बेच देता है तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हल्का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो वस्तु होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, यानी कितना होगा वह 100% होगा, यानी क्रय मूल्य कर रहा है तो वो कितना का 100% का, कितना में कर रहा है तो 1400 में, यानी ये जो 100% का वैल्यू है दोस्तों वह कितना के बराबर है 1400 रुपया के बराबर है। तो बोला है क्या कि इसको 15% हानि पर बेच जा रहा है, यानी 100 तो पहले से था ही वह, यानी 100% था लेकिन उससे ही कम में और बेचा जा रहा है। कितना कम में बेचा जा रहा है तो 15% कम में बेच रहा है, यानी हानि कर कर बेच रहा है। तो 100 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो वही हमका निकल जाएगा, नहीं विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि उतना में वह बेच रहा है। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 85%, यानी जो क्या निकला 85% निकल गया आपका विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य का क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछा है रुपया में, लेकिन हमको क्या निकाल दिया यहाँ पे परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे रुपया में, तो ये वाला से देखिए 100% से कैसा नियम लगाना है, तो एक ही नियम यूनिटरी मेथड, यानी 100 का वैल्यू इतना के बराबर तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर तो 1400 बटा 100, इसीलिए 85 के वैल्यू कितना के बराबर तो सिंपल इसमें क्या करेंगे 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही लाइन में सोल्व कर देना है लिख के। अब देखिए 2 0 कट जाएगा, 85 में 14 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 1190। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप इसको बनाइएगा। अगर यहाँ पे कम न कह के अधिक कहता तो 100 था, उससे ज़्यादा हो जा रहा है तब पर यहाँ पे माइनस न करके क्या करेंगे वहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, उस प्रकार से उसको भी बना सकते हैं। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे उसको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर जो वह 3 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेगा तो क्या क्या दिया हुआ देखिए क्या करना है, तो 6% और 4%। ठीक है, और ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों का अंतर को देखिए, यानी 6 और 4 के बीच में कितना का अंतर है 2% का अंतर है, जो किसके इक्वल होगा तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो कितना दिया हुआ है अंतर तो 3 रुपया के बराबर है, यानी ये 2% का वैल्यू कितना के बराबर 3 के बराबर। अब पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, अभी नहीं बताया था इससे पहले वाला में कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वह कितना % होता है 100% होता है। तो यही हमको निकालना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 2% इतना के बराबर यूनिटरी मेथड लगाइए, 2% इतना के बराबर तो 1% कितना के बराबर तो 3/2 का, इसलिए कितना परसेंट 100%। तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा तो सिंपल इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। काटिए इसको तो 50 बार में आप 50 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो 150 क्या था दोस्तों इस वस्तु का क्रय मूल्य था। ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 32 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का अंतर बल आपको दिखाई देगा, यानी एसआई और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर से संबंधित अगर क्वेश्चन होता है तो उसका आप एक फार्मूला एकदम फिक्स माइंड में याद कर लीजिए। क्या है फार्मूला, तो जो अंतर होता है दोनों का यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वह बराबर होता है मूलधन पी से इंडिकेट कर दिए और R/100 पावर में 2। कब यह फॉर्मूला लगेगा, जब वर्ष जो दिया हुआ रहेगा इसका वह कितने साल का होगा 2 साल का होगा। ठीक है, जब भी 2 वर्ष रहेगा तभी ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि 5000 रुपये का राशि है और अंतर दिया हुआ है कितना, जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखिए आप पुट कर दिए। तो अंतर कितना है
32 है, और यहाँ पे जो P का वैल्यू यानी मूलधन जो है वह 5000 है, और R का वैल्यू हमको पता नहीं है, यही निकालना है। तो R को जस्ट का तस्ट छोड़ दिए। अब देखिए क्या करना है, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो गुना में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 32/5000, और बराबर यहाँ पे क्या होगा R/100, और पावर में क्या रहेगा 2 रहेगा। इसको अगर काटते हैं तो 16, और ये क्या हो जाएगा 2500 के बराबर। अब देखिए इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इधर लेके आते हैं दोस्तों तो यहाँ क्या होता है, रूट हो जाता है ना, रूट अंडर हो जाएगा, और तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो R/100, इसी को पहले लिख लिए हैं, ठीक है, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ रूट अंडर लग जाएगा आपका 16/2500। तो हमको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना के बराबर, 4 के बराबर, और 2500 का वर्गमूल कितना के बराबर, 50 के बराबर। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका R/100। देखिए 50 से अगर हम 100 को काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 4 में तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो 4 में 2 से गुना हो जाएगा, तो R जो होगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, 8% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना परसेंट, तो 8% दर पर ये दोनों का जो अंतर होगा वह 32 रुपये का बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन होगा, और इसको भी देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, और ये तीनों संख्याओं का औसत जो है वह 10 दिया हुआ है। तो पूछता है क्या कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या 3 संख्या है। सबसे पहले मान लीजिए तीनों संख्या को, तो A, B और C तीनों संख्या था, और तीनों का औसत दिया हुआ है। तो औसत का मतलब क्या होता है, कुल जो भी संख्या हो उसका योग बटा कुल संख्या, यही ना होता है। बेसिस का जो फॉर्मूला होता है औसत का क्या होता है कि जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो सभी संख्याओं का योग, अगर उस संख्या में अगर योग में उस संख्या से भाग दे देते हैं वही उसका क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी A + B + C, बटा में कितना संख्या है 1 2 3, तो नीचे में 3 से भाग करेंगे तो कितना के बराबर होगा, तो दिया हुआ यहाँ पे 10 के बराबर होगा। देखिए तो ये चीज हमको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, सभी संख्याओं का योगफल निकाल देते हैं। तो कैसे योगफल निकलेगा, तो सिंपल है, 3 इधर भाग में है, इसको इस तरफ लेके आ जाइए, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा दोस्तों। तो A + B + C बराबर कितना का हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे, जो क्वेश्चन में बोला था कि जो पहली संख्या है यानी A, B और C पर गौर करते हैं, तो जो पहली संख्या है वह दूसरी का 2 गुनी है, और जबकि ये दूसरी संख्या जो है वह तीसरी का 3 गुनी है। तो सिंपल आप क्या मानिए, तीसरी संख्या को अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानना है, तीसरी संख्या को 1 मानना है, तो दूसरी क्या बोला है कि दूसरी जो है वो तीसरी का 3 गुना, यानी अगर 1 है यह, तो यह कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तीसरी संख्या को क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब बोला क्या कि दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो यह जब 1 है तो यह इसका 3 गुना करेंगे, यानी 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो यानी B का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब पहले इससे क्या बोला कि जो A जो है यानी पहली संख्या वह दूसरी का 2 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका कितना गुना, 2 गुना, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या निकल गया, आपका रेशियो निकल गया, अनुपात इस तरह से निकल गया कि पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या में अनुपात कितना का है, तो 6 3 और 1 का। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पूछा क्या है इसमें प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या, तो यही देख लेना है, निकालने की जरूरत नहीं है x मान के, क्या करना है यहीं पे देखना अनुपात में सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें 6 है, तो सिंपल यही इसका बड़ा संख्या होगा, तो इसको लिखेंगे ऊपर और टोटल संख्या जो भी अनुपात का रहेगा उसको नीचे। तो 6 3 9 और 9 कितना हो गया 10, और जो योगफल होगा उसके क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 6 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीका से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर उसको भी देखते हैं और सीखते हैं कैसे उसका भी सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले A, B, C की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, यहाँ भी 3 व्यक्ति है, कौन कौन, A, B और C, या तीनों का औसत आयु दिया हुआ है दोस्तों 25। सेम वही कंडीशन, यानी A + B + C या बटा 3 जो करेंगे वह कितना के बराबर है, 25 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसका
योगफल निकाल लीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी, तो बराबर यहाँ 3 इधर लेके चले जाते हैं तो कितना के होगा, 75 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहले जब भी इस तरह से औसत दिया हुआ रहेगा तो क्या निकालिए, उसका योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि 4 वर्ष पहले, यानी सब चल रहा है कितना वर्ष पहले, यह ध्यान में रखना है, 4 वर्ष पहले। बात क्या कर रहा है, ये सब 4 वर्ष पहले का एज का बात कर रहा है। ठीक है, आगे बोला कि 4 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ये दो गो का, यानी बी प्लस सी बटा 2 जो है वो कितना के बराबर है, 21 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम, ये दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, ए का वर्तमान आयु। तो सिंपल देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर, 75 के बराबर। और यहाँ क्या निकाल चुके हैं हम, बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर, 42 के बराबर। तो सिंपल ये जहाँ पे बी प्लस सी है उसके जगह पे कितना हम लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं। तो सिंपल यही चीज को उठा के इसमें डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी है यहाँ पे ना, तो क्या बच जाएगा, ए का ही पूछा है कि ए का जो होगा वह कितना होगा वैल्यू। ठीक है, तो जो b प्लस सी है उसके जगह पे कितना लिख देना है, 42 को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे तो ये बच जाएगा, और इसके जगह पे क्या हो गया, ये वाला वैल्यू 42 हो गया 42, और यहाँ बराबर 75। इसलिए a का वैल्यू कितना के बराबर, तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 42 माइनस में घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 33। ठीक है, कितना आ गया, 33। लेकिन दोस्तों पूछा है ए का वर्तमान आयु क्या होगा, लेकिन ये जो निकला ये कितने वर्ष पहले के बोला था, 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, अगर आपका बोलेगा कि 4 वर्ष पहले आपका एज 33 वर्ष था तो वर्तमान में कितना है, तो सिंपल क्या करेंगे, उसमें 4 को जोड़ देते हैं। तो सिंपल इसमें 4 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा, 37 वर्ष। यानी ए का जो वर्तमान उम्र जो है वह कितना के बराबर है, 37 साल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय जो है, व्यय करने का मतलब खर्च, 3:2 के अनुपात में है। तो बोलता है कि यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक, यानी कोई एक का बोल रहा है कि 60,000 रुपये की बचत करता है तो ए का वार्षिक बचत यानी वार्षिक आय क्या होगा। देखिए, दो व्यक्ति है ए और बी, इसका आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना अनुपात है ध्यान दीजिएगा। तो ए का 4 है और बी का वार्षिक आय कितना है, 3 है, यानी ए का 4 और बी का 3 है। लेकिन यह खर्च जो करता है यानी व्यय जो करता है वह कितने का करता है, तो यह 3 करता है और यह 2 करता है। ठीक है, अब बोला है क्या कि इसका जो बचत है यानी दोनों में से प्रत्येक का बचत वह कितना के बराबर है, तो 60,000 के बराबर है प्रत्येक का बचत। तो बचत क्या होता है, तो टोटल इनकम, उसमें से हम क्या करेंगे, उसका स्पेंड जो खर्च होता है उसको घटा देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, बचत सेविंग निकल जाता है। तो सिंपल यहाँ रेशियो से ही निकाल दीजिए, यानी 4 में से अगर ए का पूछा तो 1 पे ही चलते हैं। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, जो कि क्या निकला आपका, यह बचत निकल गया। ठीक है, क्या निकला, बचत। तो जो 1 का वैल्यू है दोस्तों वह कितना के बराबर है, 60,000 के बराबर है। तो पूछा क्या है, ए की आय क्या होगा, किसका पूछ रहा है, ए का। अब देखिए ए का जो वार्षिक आय का अनुपात है वो कितना है, 4 के बराबर है। तो जब 1 का वैल्यू इतना के बराबर तो 4 का वैल्यू कितना के बराबर, तो सिंपल 4 से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या निकल जाएगा आपका, ए का वार्षिक आय निकल जाएगा। समझ में आया कैसे निकलना है। तो ए का वार्षिक आय का अनुपात कितना था, 4 था, और 1 का वैल्यू हम जानते हैं 60,000 के बराबर। तो सिंपल उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का निकल जाएगा। गुना करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 2,40,000 रुपया क्या होगा, ए का हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो सिंपल कितना से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर दोस्तों बी का पूछता है यहाँ से कि बी का जो आय होगा वह कितना होगा, तो सिंपल क्या कीजिए, इसमें 60,000 जो था उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर तुम यहाँ पे आय ना पूछ के व्यय पूछ देता कि एक कितना व्यय करता है तो सिंपल इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। उसी प्रकार बी का पूछता है तो 2 से। ठीक है, यानी इस तरीके से आप इस तरह से प्रश्न को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, देखिए कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5:7 के अनुपात में है। तो छोटी लड़की की आयु क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे 3 लड़की के बारे में बोल रहा है। तो मान लीजिए वो 3 लड़की ए बी सी है।
क्या मान लिए, ए बी सी या तीनों का औसत आयु दिया हुआ है। तो औसत अभी देखे थे नहीं इससे पहले, क्या होता है औसत का मतलब, तीनों संख्याओं का योग आप बटा टोटल संख्या, वो कितना के बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। तो सबसे पहले क्या बताया हम निकालने के लिए, याद है ना, योगफल। क्या निकालना है, सबसे पहले योगफल निकालना है दोस्तों। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी 3 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 60 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, तीनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना, तो 3:5:7। तब पूछा क्या इसमें सबसे छोटी, तभी ने बताए थे कि जो छोटा रहेगा अनुपात में वही छोटा ही रहेगा, बड़ा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 3, 5, 7 में कौन छोटा है, 3। तो जिसको पूछता है उसको लिखते हैं ऊपर, और टोटल के जोड़ के कहाँ लिखते हैं, अनुपात में नीचे, और जो राशि एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ जोड़िए, तो 5 3 8 8 7 15, और गुना में क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आज आप काटते हैं तो 15 से 4 बार में 60 कटेगा, 4 में 3 से गुना कर दीजिए, 12 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एज निकला वह क्या निकल गया आपका, सबसे छोटी जो इसमें लड़की थी उसका एज कितना वर्ष के बराबर होगा, तो 12 वर्ष के बराबर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे इस प्रश्न का बनाइए दम बहुत ही कम समय में, और हम आसानी से आप ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यह, और एमडीएच जो इसका होता है इसमें टाइप एमडीएच वाला उस पर बेस्ड है। तो क्या है क्वेश्चन कि 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 15 गाय 10 दिन में कितना घास खाएंगी। तो सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एमडीएच का क्या होता है, एमडीएच बटा एन बराबर होता है स्मॉल एम डी एच बटा स्मॉल एन, यानी दो का रिलेशन इसमें बनाता है। एम का मतलब मैन, ठीक है, या उसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, और डी का मतलब डे हो गया, एच का मतलब आवर, एन मतलब अदर संख्या उसमें जो रहेगा वो, ठीक है, जस्ट वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ मैन ने देखे गाय दिया है, तो एम की जगह पे क्या लिख देना है, 12 गाय है जो 7 दिन में, तो डी की जगह पे 7। अगर दोस्तों घंटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं लिखना है। बट्टा में दिया हुआ एक्स्ट्रा राशि कितना, 756 किलोग्राम घास खाता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 12 × 7 बटा 756, और जो किसके बराबर होगा, तो बोलता है 15 गायें, ठीक है, यानी गाय की जगह पे कितना, एम की जगह पे 15, और कितना दिन में, 10 दिन में, और कितना घास खाता है ये पता नहीं है, तो मान लेते हैं उसको एक्स। सिंपल इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वही आएगा। तो सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको 7 से काटिए, 7 एक हम काट 7 0 7 8 56, अब 12 9 बार में कट जाएगा 108। अब गुना करते हैं तो 15 में 9 से गुना कीजिए, कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 135 के बराबर, 1 0 वहाँ पे लग गया, यानी एक्स का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 1350, यानी कि जो 15 गायें हैं वह 10 दिन में कितना घास खा जाएंगी, तो 1350 किलोग्राम घास को वह खा जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से इसको आप एमडीएच वाले पे बना सकते हैं। आगे बढ़िए और 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आज का। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 लगातार विषम संख्या, क्या बोल रहा है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 4 लगातार विषम संख्या बोल रहा है, तो मान लीजिए पहले इस चारों संख्या को ए बी सी डी, क्या मान लिए, ए बी सी डी 4 कोई विषम संख्या है जिसका जो औसत दिया हुआ है, सॉरी योग दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 328 के बराबर है। ठीक है, तो जब योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं हम, एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज बराबर क्या होता है, पता है ना, औसत अभी ना पढ़े कि कुल संख्याओं का योग, तो योग लिख दिया 328, अब बटा कुल संख्या, तो संख्या क्या गो था, 4 गो, तो सिंपल 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, और 4 दूनी 8, यानी 82। क्या निकल गया आपका, यह चारों संख्याओं का यानी एवरेज निकल गया 82। इससे पहले हम एवरेज में पढ़ा चुके हैं, अब आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एवरेज का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बताए थे कि जो भी लगातार संख्या होता है, जैसे यहाँ बोला ना कि 4 लगातार विषम संख्या, उसका एवरेज हमको अगर मालूम है तो वह बीच वाला संख्या होता है दोस्तों। तो 4 जब बोल दिया तो 4 में तो बीच संख्या कोई आएगा नहीं, तो कैसे बीच का निकालते हैं, तो मान लीजिए इस तरह से 4 संख्या है, तो 4 अगर हम बॉक्स बना लेते हैं,
तो ये दोनों के बीच वाला संख्या है ये वैल्यू, ठीक है। यानी ये दोनों संख्या का बीच वाला वैल्यू कौन है, 82 है। यानी यहाँ पे अगर वैल्यू 82 है और कंडीशन क्या दिया है इसमें, विषम संख्या, तो विषम संख्या 82 नहीं है। यानी इसे आगे अगर बढ़ेंगे तो 83 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। उसी प्रकार एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 81 एक विषम संख्या होगा। तो दो संख्या दोस्तों हमको पता चल गया। तो अगला संख्या निकाल सकते हैं, 83 के बाद क्या आ जाएगा 85 और इधर आएंगे तो 79। तो पूछा क्या, ये देखिए तो सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 85 है। अगर ऑप्शन में जाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों आप बनाइएगा तो बहुत ही कम समय लगेगा आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। अगर एक्स मान के बनाने बैठिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, आपका एग्जाम में पक्का 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका अप्लाई कीजिए और ऐसे बनाने का ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं और इसका हम 20 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको देखते हैं। अगला जो लास्ट है दोस्तों, ये भी आपका परसेंटेज से ही संबंधित क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंतर किया है। आपको लग रहा होगा कि यह बेस मॉडल वाला है, यानी बेस पे इसका है, लेकिन वो नहीं है। क्या यहाँ पे बोला है कि जैसे क्वेश्चन इसमें ऐसे रहता था कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो पूछता क्या है इसमें क्वेश्चन जनरली कि जो बी की आय है बी की जो आय है वह ए की आय से कितना कम है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑप्शन में आपका वो भी आंसर दिया हुआ रहेगा, तो आप सिंपल उस पर नहीं निकाल दीजिएगा। जैसे उसका निकालने का क्या तरीका होता है, तो जो अधिक बोलेगा उसको ऊपर लिख देते हैं और उसमें 100 जोड़ के नीचे सिंपल 100 से गुना करते हैं। तो ये किस में निकलता है, जब कम बोलेगा तब। जैसे बोला था क्या कि 25% अधिक है, आप वहाँ कम पूछेगा तब ये चीज़ अप्लाई होता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पूछा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम दो है ना इसमें, कौन कौन, एक ए है और दूसरा बी है। तो पहले क्या कंडीशन दिया कि ए की जो आय है वह बी की आय से 25% अधिक है। यानी बी का अगर मान लेते हैं दोस्तों 100, तो इससे 25% जब ये अधिक होगा तो कितना के बराबर होगा, 125 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी की आय जो है वह ए की आय का कितना प्रतिशत है। यानी बी का जो तुलना है वो किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। तो जिसको तुलना करता है उसको ऊपर, जिससे करता है, ठीक है, उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ए से कर रहा था उसको नीचे, सिंपल इसमें कितना से गुना, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए काट के देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 25 से काटते हैं तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, आप 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 यानी 20 पचे 100, आप 20 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 80%। यानी जो यहाँ क्वेश्चन था कि बी की जो आय है वह ए का आय का कितना प्रतिशत है, 80% है। अगर कम वाला बोलता तो उसको अगर निकालते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, 25 आप बट्टा 125 करते हैं गुना में 100, तो 25 पचे 125 आप 20 पचे 100, यानी ये कितना आता है आपका 20% आता है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, कम वाला पूछ रहा है या दूसरे कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करेगा तो ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चनों का सीरीज जो था ये सेट 3 का आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा और उसका आसानी से बनाने का तरीका भी सीखे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।